स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात 1500 रुपए को लेकर आज करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी इस पर निकलकर सामने आई है। एक और सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव आयोग से परमिशन ली जा सके महिलाओं को 1500 रुपए की राशि देने पर, लेकिन दूसरी ओर उल्टी शिकायत इस मामले पर सरकार की हो गई है। अब ये शिकायत किसने की है, क्योंकि देखिए ये कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई है शिकायत करने के लिए, बल्कि किसी आम व्यक्ति की ओर से ही इस पर शिकायत सरकार की हुई है और नोटिस भी जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से सरकार को, जिस पर जवाब देना होगा। क्या ये पूरा माजरा है, जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आखिरकार इस व्यक्ति ने शिकायत क्यों की, क्या कुछ इसने अपनी शिकायत पत्र में कहा है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात, नकली दवाओं पर जो हाईकोर्ट की ओर से अब आदेश जारी हुए हैं उस पर भी जानकारी लेकर आए हैं। तीसरी बात, शिमला के ट्रैफिक जाम को लेकर करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं, घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या रहा है, ये जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लेकर भी नई अपडेट आज हम इस बुलेटिन में आपको देने वाले हैं। युग हत्याकांड मामले में फांसी को लेकर क्या फैसला हुआ है, ये भी जानकारी इसी बुलेटिन में आज हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक बार फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बर्फबारी के आसार बहुत कम है, लेकिन बारिश के फिर ज्यादा है और 17 मई के बाद फिर से मौसम खराब हो सकता है। ये प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। 17 से 19 मई तक दोबारा से बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है, ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। अभी बीते 4 दिनों से काफी ज्यादा गर्मी हो गई है। कुछ दिन पहले हालांकि कुछ बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली थी गर्मी से, लेकिन एक दफा फिर पिछले 2 से 3 दिन से तेज धूप खिली हुई है और अभी 17 मई तक मौसम बिल्कुल इसी तरह का बना रहेगा। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अपडेट सामने आई हैं। शिमला में एक पर्यटक की मौत होने का मामला सामने आया है। तमिलनाडु से ये पर्यटक आया था, हालांकि अपने परिवार समेत आया था और शिमला के मॉल रोड में स्थित एक निजी होटल में अपने परिवार के साथ ठहरा था, लेकिन कल शाम को ही इसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। फिर निजी होटल का स्टाफ इन्हें आईजीएमसी लेकर गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। माना यह जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से इस व्यक्ति की मौत हुई है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद ही ये हालांकि पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही है मौत होने की। लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ी और अचानक से मौत हो जाना, इस पर कई तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं। और क्या कारण हार्ट अटैक ही था, अभी ये कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ सामने नहीं आ जाती है। तमिलनाडु से ये पूरा परिवार शिमला में घूमने आया हुआ था। एक और दर्दनाक हादसा सिरमौर जिले में सामने आया है। दरअसल ये पोंटा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। हालांकि इसमें 5 लोग सवार थे, 2 की मौके पर मौत हो गई, जो कि बहुत ही दर्दनाक बात है, और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अंबाला के एक अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई थी। अभी इस मामले में भी हालांकि एक तरह से छानबीन पुलिस की ओर से की जा रही है कि कोई और कारण तो नहीं रहा है कार के अनियंत्रित होने का। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जितने भी सड़क हादसे पेश आते हैं वहाँ नियंत्रण खो बैठते हैं कार चालक ही, और उसके बाद इस तरह की दुर्घटनाएं पेश आती हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी माना जा रहा है। बीती शाम 6:30 बजे यह हादसा पेश आया और उसके बाद स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुट गए थे। बहुत मुश्किल से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया और 2 की तो मौके पर ही यहाँ मौत बताई जा रही है। हैरत अंगेज मामला कुल्लू के माहिली में सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति को मार डाला। जान से ही इस पत्नी ने अपने पति को मार डाला। आखिरकार वजह क्या रही है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी दे देते हैं कि महिला ने कैसे अपने पति को मारा। रॉड का इस्तेमाल यहाँ महिला ने किया और उसके बाद हादसे के रूप में तस्वीरों को बदलने की कोशिश भी महिला ने की, लेकिन उसमें सफल नहीं रही। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसके बाद खुलासा हो गया कि खुद ही अपने पति को इस महिला ने मारा है। पति की उम्र 40 वर्ष की बताई जा रही है और ये ट्रैक्टर चालक थे, साथ ही साथ फ्रूट एसोसिएशन माहिली नगर में चौकीदारी भी किया करते थे। जब महिला से पूछताछ हुई कि आखिरकार अपने ही पति को इन्होंने क्यों मार डाला, तो पत्नी ने ये जवाब दिया कि शराब पीकर इनका पति आता था, मारपीट इनके साथ करता था, जिसके बाद ये मजबूर हो गई ये कदम उठाने के लिए। और अक्सर देखिए इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उसमें यही पाया जाता है कि महिला प्रताड़ित होती है, उसे कई वर्षों से परेशान किया हुआ था और उसके बाद इस तरह का कदम फिर मजबूरी में महिला को उठाना पड़ा।
अभी क्योंकि चुनावों का सिलसिला देखिए बिल्कुल जारी है हिमाचल प्रदेश में भी, और अगले कल नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, लेकिन आज किस किस की ओर से नामांकन भरा गया है ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कुल मिलाकर क्योंकि 18 के करीब नामांकन भरे गए हैं, कुछ एक नेताओं की ओर से निर्दलीय तौर पर भी यहाँ ये नामांकन भरे गए हैं, लेकिन जो मुख्य चेहरे रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से आज ही नामांकन भरा गया है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर से जो आप जैसा कि जानते भी होंगे, ये हमीरपुर से, क्योंकि हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, और इनके साथ हालांकि जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, इसके अतिरिक्त शिमला में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने भी आज नामांकन भरा है, और जो भाजपा कैंडिडेट है शिमला संसदीय सीट से सुरेश कश्यप, इनकी ओर से भी नामांकन भरा गया है। अब इसके बाद कौन कौन से बड़े चेहरे शेष रह रहे हैं ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत जो कि मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही हैं, ये अगले कल अपना नामांकन भरने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा भी अगले कल ही अपना नामांकन भरेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इनके साथ भी मौजूद रहने वाले हैं शेड्यूल के मुताबिक। देवेंद्र जग्गी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये भी अगले कल ही अपना नामांकन भरेंगे, और सुभाष चंद भी अपना नामांकन अगले कल ही भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू दोनों के साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। आज जब विनोद सुल्तानपुरी ने शिमला संसदीय सीट के लिए नामांकन भरा, उस वक्त भी मुख्यमंत्री सुक्खू उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जब आज नामांकन भरा है तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि आज किस तरह का सिलसिला फिर शिमला सिटी में भी बना रहा है पॉलिटिकली अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए, क्योंकि विनोद सुल्तानपुरी आने वाले थे, लेकिन कुछ क्षण पहले ही इनसे सुरेश कश्यप पहुंच गए जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, और ये जिला उपायुक्त कार्यालय में नामांकन भरे जाने थे, जहां थोड़ी सी हलचल हमें नजर आई थी, और हलचल तब काफी ज्यादा बढ़ गई थी जब सुरेश कश्यप को रोका गया आगे जाने से। हालांकि कारण ये था कि इनके साथ प्रस्तावक नहीं थे, तो इस वजह से पुलिस ने इन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। फिर आधे घंटे तक इन्होंने अपने प्रस्तावक का इंतजार किया, उसके बाद इन्हें प्रवेश मिल गया था। लेकिन सुरेश कश्यप के साथ जो बाकी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता आए थे वो पहले ही काफी ज्यादा रोष में आ गए थे। कारण इसका ये है कि जैसे ही दलबल के साथ वहां पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप पहुंचे तो ये कहकर भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया था कि इतने सारे लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन जैसे ही फिर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी अपना नामांकन भरने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे तो उनके साथ मुख्यमंत्री सुक्खू भी थे, सांसद प्रतिभा सिंह भी थी, और सिक्योरिटी के भी बहुत सारे लोग थे, बड़े पदाधिकारी और नेता भी थे जिन्हें एक ही बारी में अंदर जाने दिया गया। तो इस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये सवाल उठाए, हालांकि कुछ नारे भी इनकी ओर से लगाए गए कि इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। एक और विनोद सुल्तानपुरी है, अगर सत्ता की तरफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लिए कोई नियम नहीं है। इनके साथ जितने भी नेता पदाधिकारी आए थे सिक्योरिटी समेत उन्हें अंदर भेज दिया गया, जबकि भाजपा के थोड़े से ही कार्यकर्ता आए हैं उन्हें भी अंदर जाने से मनाही की जा रही है, और कुछ पदाधिकारियों को भी रोका जा रहा है। महज चुनिंदा लोग अंदर जा सकते हैं, ये बात यहाँ पर पुलिस की ओर से कही जा रही है। इस पर वहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्मा गया था, लेकिन जैसे ही फिर प्रस्तावक आए तो आधे घंटे बाद ही सुरेश कश्यप भी कुछ एक चुनिंदा लोगों के साथ अंदर चले गए थे। हालांकि उतने ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति अंदर नहीं मिली जितने की विनोद सुल्तानपुरी के साथ गए थे। इसी बात पर रोष यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जाहिर किया जा रहा था। अब आना चाहेंगे जनसभा पर, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी की ओर से आज जनसभा भी संबोधित की गई है। कुछ एक बड़ी बातें इस दौरान इन्होंने कही, और जो इनकी प्रायोरिटीज रहने वाली है इस पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर से अपनी बात कही है। कांग्रेस की ओर से आज ये शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू समेत कई मंत्री वहां पर मौजूद थे। चौड़ा मैदान में ये जनसभा आयोजित की गई थी। सांसद प्रतिभा सिंह ने भी इस दौरान बिल्कुल अपना भाषण दिया है और लोगों से विनोद सुल्तानपुरी के लिए वोट मांगे। हालांकि कांग्रेस ने सोलन, सिरमौर और शिमला जिला 17 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटाई थी, तकरीबन जिला शिमला के, क्योंकि ये 17 विधानसभा क्षेत्र थे, और दावा कांग्रेस ये कर रही थी कि हर विधानसभा क्षेत्र से वहां पर लोग पहुंचे हैं और ये विनोद सुल्तानपुरी का साथ भी निभाने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। अभी यहां बारी केवल शिमला संसदीय सीट को लेकर रह रही थी, तो आज यहां भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही साथ
सुरेश कश्यप पर कुछ एक सवाल मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से उठाए गए हैं। दरअसल उनका ये कहना था कि मौजूदा समय में जो शिमला संसदीय सीट से सांसद है उन्होंने किया ही क्या, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने तो संसद की किसी कार्रवाई में भाग भी नहीं लिया, ना ही हिमाचल से जुड़ा कोई सवाल पूछा। क्या ऐसा सांसद फिर से शिमला संसदीय सीट पर बने, ये यहाँ की जनता चाहेगी, और अगर नहीं चाहती है तो विनोद सुल्तानपुरी को ही वोट दी जाए। इस तरह के शब्दों का भी उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया और बागियों को भी एक बड़ी नसीहत मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दी गई है। उनका ये कहना था कि बागियों को लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने के बाद, पार्टी के साथ दगाबाजी करने के बाद और जनता की भावनाएं बेचने के बाद भी उन्हें वोट हासिल होने वाले हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो यहाँ की जनता ही उन्हें उस दिन दिखा देगी जिस दिन परिणाम घोषित होगा। दूसरी बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर भी यहाँ मुख्यमंत्री ने कही। पहले तो दावा ये किया कि 2027 तक अभी सुक्खू सरकार ही हिमाचल में चलने वाली है और उसके बाद फिर सुक्खू फिल्म का पार्ट 2 भी आने वाला है। इसे देखने के लिए भी जरा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तैयार रहे। हालांकि उन्होंने समय से पहले ही अपने लिए कोट सिलवा लिया था शपथ लेने के लिए, लेकिन उनका ये कोट दर्जी के पास ही रह जाएगा। उसे पहनने की नौबत उन तक नहीं आने वाली है, क्योंकि बार बार यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अब सरकार गिरने वाली है। केवल केंद्र सरकार ही यहाँ जीत हासिल नहीं करेगी, बल्कि हिमाचल में भी एक और बदलाव होने वाला है। यहाँ दोबारा से भाजपा सत्ता हासिल करने वाली है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये बात नेता प्रतिपक्ष अभी तक अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं। तो इसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कहा है कि 2027 तक तो कांग्रेस की ही यहाँ सरकार रहेगी और उसके बाद सुक्खू की फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा। ये शब्द भी आज उनकी ओर से कहे गए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और जो बागी विधायक थे, यानी कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद डिस्क्वालीफाई हुए और फिर भाजपा में शामिल हो गए, वो भरोसे लायक नहीं है और उन पर अब भरोसा करके जनता गलती ना करे, इस बात की दुहाई भी बार बार मुख्यमंत्री की ओर से आज जनसभा में दी गई है। अब स्ट्रेंथ पर आना चाहेंगे पिछले कल, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को लेकर जब जनसभा बुलाई गई थी तो काफ़ी लोग उसमें नजर आए थे, हज़ारों की तादाद वहां देखने के लिए मिली थी। आज विनोद सुल्तानपुरी को लेकर भी काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि उसमें अधिकतर संख्या CPIM के कार्यकर्ताओं की थी और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि ये माकपा की ओर से हालांकि ऐलान हो चुका है देश भर में कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं, एक तरह से उनका साथ देंगे। तो इसका असर हमें आज शिमला सिटी में भी देखने के लिए मिला है। चौड़ा मैदान में जो जनसभा संबोधित की गई थी वहाँ लाल सलाम के सबसे ज़्यादा झंडे हमें देखने के लिए मिल रहे थे और अधिकतर इन्हीं की संख्या वहाँ पर जुटी हुई थी। और इसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू और सांसद प्रतिभा सिंह ने राकेश सिंघा और बाकी CPIM के नेताओं का आभार भी व्यक्त किया कि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब हो ना हो यहाँ अब केंद्र में भी इन्हीं की सरकार, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनकर रहेगी। ये दावा भी यहाँ आज प्रतिभा सिंह की ओर से किया गया है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर और 6 उपचुनावों में भी कांग्रेस ही जीत हासिल करने वाली है। ये भी दावा आज प्रतिभा सिंह की ओर से किया गया। राकेश सिंघा को भी आज क्योंकि मंच से संबोधन करने का मौका मिला, तो इस बीच उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं उससे लोग परेशान हो गए हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जन विरोधी नीतियां केंद्र सरकार ने शुरू की हैं और अब ये समय आ गया है कि केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाया जाए। अब ये फिलहाल जो भागीदारी मिली है या साथ मिला है माकपा का इंडिया गठबंधन को, ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो पाता है ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुछ और नई घोषणाएं भी आज की है। ये निर्मल रेमू में थे, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उनका ये कहना था कि रामपुर में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उसका फ़ायदा सिर्फ रामपुर को ही नहीं बल्कि आनी के लोगों को, किन्नौर के लोगों को, करसोग के लोगों को भी होने वाला है। बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, पैट स्कैन जैसी सुविधाएं भी उसमें होगी ताकि रेगुलर टेस्ट लोगों के हो सके। आए दिन हर किसी की मौत हार्ट अटैक से या कैंसर पेशेंट बनकर यहाँ हो रही है, लेकिन अब आने वाले समय में परिस्थितियों को बदला जाएगा। जैसे ही वो जीत हासिल करेंगे तो उसके बाद सबसे पहला काम मेडिकल कॉलेज खोलने का होने वाला है रामपुर में, जिसमें समय रहते ही स्टाफ भी तैनात किया जाएगा और साथ ही साथ पैट स्कैन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि IGMC के लिए भी ये दावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया था, अभी तक पैट स्कैन की मशीन वहां लग नहीं पाई है, लेकिन दूसरा दावा अब यहाँ कांग्रेस से ही एक और नेता ने कर लिया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये मानना
मानना है कि जैसे ही बतौर सांसद वो जीत हासिल करेंगे तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और उसमें सभी बड़ी बड़ी सुविधाएं भी दी जाएंगी। जितने भी आसपास के लोग हैं, आनी के, किन्नौर के, करसोग के, अब उन्हें ज़्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि रामपुर के इस मेडिकल कॉलेज में ही उनका उपचार हो पाएगा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जिस हिसाब से इन दिनों में बीमारियां बढ़ रही है, मेडिकल रिसर्च करवाने की ज़रूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार राम भरोसे बैठी है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बेहतरीन कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 1500 रुपए पर अब आना चाहेंगे। एक तरफ क्योंकि सरकार कोशिश ये कर रही थी कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए अनुमति मिल जाए चुनाव आयोग से, विशेष तौर से वो महिलाएं जो पहले ही अपने फॉर्म फिल कर चुकी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही जिन महिलाओं ने अपने फॉर्म फिलअप कर दिए थे। लेकिन यहाँ उल्टी शिकायत चुनाव आयोग में 1500 को लेकर सरकार की हो गई है। दरअसल ये शिकायत शिमला से अनमोल कुमार की ओर से की गई है। चुनाव आयोग को इन्होंने शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें इनका कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता के कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी अभी भी 1500 के फॉर्म्स महिलाओं से ले रहे हैं। तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, या फिर विभाग और चुनाव आयोग ने इस पर मंजूरी दे दी है? ये शिकायत पत्र उनकी ओर से जारी किया गया और इस पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है विभाग को, सरकार को, कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इस पर उन्हें जवाब देना होगा। ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की सचिव ने अब डायरेक्टर को जवाब देने के लिए इसमें कह दिया है कि आखिरकार ये फॉर्म किसके कहने पर फिलअप करवाए जा रहे हैं, किसके कहने पर लिए जा रहे हैं, इन अधिकारियों को किसने परमिशन दी है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है। हालांकि 2 बिंदुओं पर अभी यहाँ विभाग ने अनुमति मांगी थी चुनाव आयोग से, स्कीम चलाने वाले विभाग को, क्योंकि सरकार की ओर से ही ये जिम्मा दिया गया था कि चुनाव आयोग से वो परमिशन ले ताकि महिलाओं को 1500 जल्दी दिए जा सके। तो ये 2 ऑप्शंस यहाँ विभाग की ओर से चुनाव आयोग को दी गई थी कि एक तो जिन महिलाओं ने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही आवेदन कर दिए थे, क्या उन्हें 1500 दिए जा सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये भी रखी गई थी कि जिनके नए फॉर्म्स आए हैं क्या उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। तो अभी इस पर तो परमिशन मिली नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरा विवाद सामने आ गया है और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं है, कोई आम लोग हैं जिनकी ओर से अब शिकायत की जा रही है। शिमला से अनमोल कुमार है, इन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेज दिया है और इस पर नोटिस भी जारी हो चुका है। सरकार को जवाब देना होगा अब आयोग के पास कि आखिरकार किसके कहने से ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स या फिर जिला प्रशासन अधिकारी फॉर्म ले रहे हैं। तो बड़ा विवाद अभी कहना चाहेंगे, महिलाओं को 1500 मिलते हैं या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बड़े विवाद सामने आ रहे हैं, लगातार शिकायतें की जा रही है। पहले भाजपा ने शिकायत की और अब देखिए दूसरी बात यहाँ सामने आई है, आम लोगों की ओर से भी इसमें शिकायत की जा रही है, जिसमें उनका ये मानना है कि उल्लंघना हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं हो रहा है, और जब परमिशन नहीं दी गई है चुनाव आयोग की ओर से तो आखिरकार क्यों अधिकारी फिर इन फॉर्म्स को ले रहे हैं। तो अब जनता भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई है और इसी आधार पर तो देखिए ये शिकायत पत्र भी चुनाव आयोग को भेजा गया है। राजधानी शिमला में पिछले कल भी ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ा। आज भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहे। हालांकि एक बड़ा कारण ये है कि टूरिस्ट की तादाद इन दिनों शिमला में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बीते 3 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों ने प्रवेश किया है और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि 3 दिन की छुट्टियां काटने के बाद आज बहुत सारी गाड़ियां वापस भी जा रही थी अपने अपने राज्य की ओर। बाहरी स्टेट से ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो इस वजह से भी ट्रैफिक जाम जैसी परिस्थितियां बनी रही। लेकिन इस बीच देखने में ये आया कि शिमला पुलिस की ओर से फिर जैसे ही 1 मिनट ट्रैफिक प्लान फिर से कंटिन्यू किया गया तो 1.5 घंटे के भीतर उस ट्रैफिक जाम से निजात मिल गई थी। तकरीबन ये 11:30 बजे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया गया और 1 बजे तक स्थिति सामान्य हो गई। और तो और अब यहाँ होटलियर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है इसे आने वाले दिनों में भी लागू रखा जाए, क्योंकि अब टूरिस्ट की तादाद बढ़ने वाली है। जून में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट शिमला सिटी में पहुँचते हैं ठंडक का एहसास लेने के लिए। तो इस बीच अगर ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा तो टूरिस्ट को सहूलियत मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ देखने में क्या आता है कि जब लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगती है तो टूरिस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उनका मन उठ जाता है यहाँ आने से, और ये भी वो बात तय कर लेते हैं कि अगली बार अब शिमला सिटी में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो घंटों ट्रैफिक जाम में ही अपने बिताने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए पहले से ही व्यवस्था पुलिस कर ले, ट्रैफिक प्लान को सुनिश्चित करने की, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान अपना लागू रखे, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर होटलियर्स ने की है। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का इस बारे में कुछ और कहना था, उन्होंने इसका विरोध किया था और इस ट्रैफिक प्लान के दायरे में उन्हें ना लिया जाए, ये भी रिक्वेस्ट की गई थी, जिसके बाद 1 मिनट ट्रैफिक प्लान
प्लान ही डिसकंटिन्यू किया गया था, लेकिन अब आज दोबारा कंटिन्यू किया गया। इसका फायदा भी हमें देखने के लिए मिला। जैसे ही 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू हुआ तो देखा जा सकता है 1.5 घंटे के भीतर ट्रैफिक जाम से निजात मिल गई लोगों को। हालांकि अब ये एक दिन की बात है, लोगों की अलग अलग ओपिनियंस भी यहाँ सामने आती हैं। कुछ दिन पहले हमने क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जब दिखाई थी तो इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा था। लोगों का ये कहना था कि शिमला सिटी में ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर्स हैं जैसे कि शोगी की बात करें तो वहाँ पर तो फिर भी जाम लग रहा है। तो ऐसी कुछ एक अलग अलग राय लोगों की सामने आ रही है, लेकिन अब देखना होगा टूरिस्ट सीजन को देखते हुए शिमला पुलिस की ओर से क्या व्यवस्था की जाती है। देखिए, नकली दवाओं पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाओं के उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इसे रोकने के लिए दोषी दवा निर्माताओं और प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने पर विचार करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि अफ्रीकन देशों में हिमाचल प्रदेश में बनाई दवाओं का इस्तेमाल करने से अनेकों मौत हुई। अब समय आ गया है जब नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। तो अब ये कंपनीज बचने वाली नहीं हैं जो कि नकली दवाएं बना रही हैं और आगे सप्लाई भी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम युग हत्याकांड की बात करें तो इस मर्डर केस में सरकार की ओर से महाअधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट में इस मामले के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा पर बहस होनी थी, परंतु सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह विभाग से प्राप्त हिदायत के अनुसार इस मामले की पैरवी महाअधिवक्ता द्वारा की जाएगी। दोषियों की ओर से भी मामले पर सुनवाई जुलाई माह में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट में किए जाने की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। एक छोटी सी अपडेट जो कि युग हत्याकांड से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।